हेलो। हाँ दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में हम लोग पढ़ रहे थे। जैसे हमने देशों के बारे में पढ़ लिया था। हमने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश हैं ये सब पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था कि नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और यूएसए के बीच में कौन से झीलें हैं जिनको हम 5 ग्रेट लेक्स कहते हैं या ग्रेट 5 लेक्स कहते हैं या ग्रेट फिंगर लेक्स कहते हैं। तो इन्हीं को हमने होम्स के माध्यम से पढ़ा था। उसको चैनल को क्या कहते हैं, यानी दोनों के बीच के बॉर्डर का क्या नाम है, 49 डिग्री चैनल है। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने कनाडा की झीलें पढ़ी थी। उसके बाद हम लोग रिवर्स पे आ गए थे। रिवर्स में भी दो रिवर सिस्टम हो गए थे, दो रिवर हो गए थे। अब हम तीसरे रिवर की बात करते हैं, कोलोराडो रिवर की। तो अब हम बात करेंगे कोलोराडो। कोलोराडो कोलोराडो नदी। ये जो कोलोराडो नदी है, इसका देखिए हमने बताया था पिछली क्लास में कि कोई भी नदी होगी, हर एक नदी का एक उद्गम होगा, उद्गम स्थल यानी कहां से वो नदी निकलती है। तो उद्गम के लिए हमको जानना पड़ेगा उसका प्लेस, यानी उद्गम कहते हैं, चाहे बर्थ प्लेस कहें चाहे हम सोर्स कहें। तो इसका जो उद्गम है वो ग्रैंड कंट्री, एक प्लेस पड़ता है ग्रैंड कंट्री, ग्रैंड कंट्री, ग्रैंड कंट्री इसका सोर्स है। और अगर हम इसके ड्रेनेज की बात करें, ये इसका सोर्स है, सोर्स यानी कहां से निकलती। अब अगर हम इसके ड्रेन की बात करें, इसके ड्रेन, ड्रेन का मतलब होता है मुहाना। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि मुहाना, तो इसका जो मुहाना है वो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यानी कैलिफोर्निया की खाड़ी। गल्फ का मतलब होता है खाड़ी से। कौन सी खाड़ी? कैलिफोर्निया की खाड़ी। कैलिफोर्निया की खाड़ी में ये गिर जाती है। इसकी दो ट्रिब्यूटरी हैं, दो ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरी, दो ट्रिब्यूटरीज हैं। एक का नाम ग्रीन रिवर, ग्रीन रिवर, और दूसरी का नाम गीला रिवर। ग्रीन और गीला। अब ग्रीन है तो इसको इंग्लिश में तो हम ग्रीन को हरा, जैसे हिंदी में हो गया ग्रीन माने हरा होता है, तो ग्रीन उसका नाम है, एक नदी है उसका नाम है ग्रीन, नदी का नाम है ग्रीन। तो अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो ग्रीन रिवर को हरी नदी नहीं कहेंगे, ग्रीन रिवर को हरी नहीं कहेंगे, ध्यान रखना। तो ग्रीन उसका नाम है, तो ग्रीन को हम ग्रीन ही कहेंगे और रिवर को नदी कह सकते हैं। तो ग्रीन नदी उसका नाम है। जैसे गीला, तो ये गीला नदी है, कभी भी नाम नहीं बदलते। जैसे एक नदी है उसका नाम है तेल रिवर, तेल नदी, तो तेल को हम ऑयल नहीं कह सकते, तेल को हम तेल ही कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही ग्रीन रिवर को ग्रीन नदी, भाई ग्रीन तो उसका नाम है और रिवर का मतलब नदी होता है, तो हम कह सकते हैं ग्रीन नदी, ना कि हरी नदी। हरी नदी गलत है। तो ग्रीन और गीला इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं। इसी के ऊपर दो डैम भी हैं। अब डैम की भी बात कर लेते हैं। इसके ऊपर दो डैम है। पहला डैम हूवर डैम, हूवर डैम, एक है हूवर डैम और दूसरा है बाल्डर डैम। दूसरे का नाम बाल्डर, बाल्डर डैम। ये दो डैम हैं। ये कुछ चीजें हैं जो बहुत फेमस है। जैसे यहीं पर एक वैली पड़ती है जिसका नाम है इंपीरियल वैली, बहुत फेमस है इंपीरियल वैली।
और ये जो इंपीरियल वैली है क्यों फेमस है? इंपीरियल वैली, वैली का मतलब होता है दोस्तों घाटी से। इंपीरियल वैली कहो या इंपीरियल घाटी कहो, इंपीरियल घाटी में कपास का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए फेमस है। कपास यानी कॉटन, कपास उत्पादन, कपास का उत्पादन होता है, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। एक हमने आपको नदी बताई थी सू नहर, सू नहर नदी नहीं है, एक नहर है, कैनाल है। और जो सू कैनाल है ये सुपीरियर को ह्यूरन के साथ कनेक्ट करती है, सुपीरियर और ह्यूरन को कनेक्ट करती है। हमने आपको बताया था SHEOM, शी ओम, ऐसे याद करना है 5 झीलों के नाम, शी ओम में से M फॉर मिशिगन, शी ओम, ऐसे बताया था ना, शी ओम, शी ओम। तो S फॉर सुपीरियर, H फॉर ह्यूरन, E फॉर ईरी, O फॉर ओंटारियो और M फॉर मिशिगन। और यही मिशिगन झील USA में है, बाकी की सब बॉर्डर पे है। तो याद रखिएगा USA में मिशिगन है जो M से है, ठीक है, बाकी ये क्रम से है, सीक्वेंस से है बॉर्डर पे। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगली नदी है कोलोराडो हो गई है। अब हम बात करेंगे इसकी अगली नदी की, कोलंबिया की। तो एक और नदी है जिसका नाम है कोलंबियन रिवर, कोलंबियन, कोलंबियन रिवर, कोलंबिया नदी, नदी का नाम कोलंबिया। कोलंबिया नदी, कोलंबियन रिवर या कोलंबिया नदी से दोस्तों इसका जो उद्गम होता है ना, उद्गम की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम एंडीज पर्वत से होता है, एंडीज पर्वत। और अगर हम ड्रेनेज की बात करें, देखो नॉर्थ अमेरिका में ऐसे, अगर हम ऐसे मैप बनाएं, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप हो गया। और अगर हम यहां पर बात करें एक माउंटेन रेंज की, तो ये एक माउंटेन रेंज है जिसका विस्तार अलास्का से लेकर मैक्सिको तक है। यही है रॉकी पर्वत, ये है रॉकी, रॉकीज माउंटेन, रॉकी पर्वत। और इसी तरफ ये रॉकी हो गया, और ये वाला जो वाटर बॉडी है ये पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन। ये वाला अटलांटिक ओशन। जानते हैं आप, बाकी सब बता चुके हैं, हडसन की खाड़ी, लॉरेंशिया की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। यहाँ पर इस जगह पर एक ओशन है, इसका नाम है कैरेबियन सागर, कैरेबियन सी, कैरेबियन सी। और ये वाली कैलिफोर्निया और ये वाली कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये वाली अलास्का की खाड़ी क्योंकि ऊपर अलास्का है। तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स हैं बहुत सारे, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स, ये बहुत सारे द्वीप हैं, इसीलिए यहाँ पर ऊपर तक आपने देखा होगा ये बना होता है, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स हैं ये सब। तो यहाँ पर अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो रॉकी पर्वत से निकलेगी, और रॉकी पर्वत से निकलने के बाद ये पैसिफिक ओशन में ड्रेन हो जाएगी। यानी इसका जो उद्गम है, ओरिजिन है, ओरिजिन रॉकी, रॉकी माउंटेन। और अगर हम इसके ड्रेन की बात करें, ड्रेन यानी मुहाना कहां पे गिरती है, ड्रेन, इसका जो ड्रेन होता है वो पैसिफिक ओशन में हो जाता है, पैसिफिक ओशन।
पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में गिर जाती है। इसकी जो सहायक नदी है, एक सहायक नदी भी है, उसकी ट्रिब्यूटरी की हम बात कर लें, इसकी ट्रिब्यूटरी का नाम है स्नेक रिवर। स्नेक रिवर नाम है, हमने अभी बताया था कि नाम कभी चेंज नहीं होता, ये इसका नाम है। तो स्नेक को स्नैक ही कहेंगे हिंदी में, सांप नदी या सर्प नदी नहीं कहेंगे, ध्यान रखना। स्नेक को स्नैक कहेंगे, स्नेक रिवर। स्नेक है स्नेक, स्नेक नदी, ये नाम है इसका, स्नेक नदी। ठीक है, और इसी के ऊपर एक है ग्रैंड कूली। ग्रैंड कूली एक डैम है, ग्रैंड कूली, और शेफ जोसेफ भी है एक, बहुत सारे हैं, एक और है बोनी वैली। तो डैम की बात कर लें, डैम की बात करें तो इसका जो प्रमुख डैम है वो ग्रैंड कूली है। ग्रैंड कूली याद रखिएगा, ग्रैंड कूली, शेफ शेफ जोसेफ, ये डैम बांध है, ये बांध हो गए। अब हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण नदियों की। एक मिनट, हाँ, हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस की, प्रमुख पर्वत श्रेणियों की हम लोग बात करेंगे। और पर्वत श्रेणियों में बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे सबसे पहले तो हम ये रॉकी के बारे में बात कर लें। तो अगली स्लाइड ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस। इंपॉर्टेंट माउंटेन, माउंटेन्स कह लें या माउंट रेंजेस कह लें, पर्वत श्रेणियां, प्रमुख या महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां। प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं? तो पहली है ब्रुक्स रेंज। पहली माउंटेन रेंज का नाम है ब्रुक्स, ब्रुक्स, ब्रुक्स श्रेणी, ब्रुक्स श्रेणी के बारे में। ब्रुक्स श्रेणी जो है ये अलास्का में, जैसे हम यहां पर एक मैप छोटा सा बना देते हैं ताकि हम वहां मैप पे बताते रहेंगे और यहाँ पर उधर लिखते रहेंगे, इधर मैप पे बताते रहेंगे। तो जो ब्रुक्स रेंज है, ब्रुक्स रेंज के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्रम से बताते जाएंगे, एक एक बताते जाएंगे, इधर बताएंगे उधर ड्रॉ करते जाएंगे। तो ब्रुक्स रेंज अलास्का में है, यहां पर है ब्रुक्स, ये है ब्रुक्स। तो एक नंबर डाल देते हैं, जिससे नंबरिंग लिखेंगे उसी कलर से हम वहां पर बना देंगे। तो ये जो ब्रुक्स श्रेणी है, ब्रुक्स श्रेणी या ब्रुक्स रेंज, ये अलास्का में, अलास्का में, ये अलास्का में है। और ये जो यहीं से समझ लीजिए आप, रॉकी पर्वत का एक्सप्लेनेशन होता है, एक्सपेंडेशन होता है, यानी विस्तार होता है, रॉकी का विस्तार होता है, रॉकी का विस्तार होता है, ऐसे समझ लीजिए आप, या रॉकी का ही विस्तार है तो वह इसी से रॉकीज पर्वत मिल जाएगा। तो हम एक एक बताते जाएंगे, हम वही एक एक लिखते जाएंगे। अलास्का रेंज जो है ये ब्रुक्स हो गई, नंबर एक ब्रुक्स। अब दूसरे कलर लेते हैं, दूसरे कलर से हम ब्रुक्स लिखेंगे। तो नंबर 2 ब्रुक्स हो गई। अब नंबर 2 है
अलास्का श्रेणी, अलास्का श्रेणी। अलास्का श्रेणी की हम बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है कि अलास्का श्रेणी अलास्का में होगी। अलास्का मतलब ये वाला हिस्सा, और अलास्का श्रेणी जो है ये अलास्का वाली होगी, तो ये अलास्का हो गई, तो ये अलास्का में है। और अलास्का पहले रशिया का पार्ट था, वर्तमान समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पार्ट है, तो ये यूएसए का पार्ट है। तो अब यूएसए हम लिख देते हैं बीच में, तो अलास्का यूएसए में है। और यूएसए इसी अलास्का पर्वत श्रेणी में, अलास्का माउंटेन रेंज में माउंट मैकिनले है, इसी में माउंट मैकिनले है, मैकिनले, माउंट मैकिनले बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो माउंट मैकिनले है, यही माउंट मैकिनले पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा पर्वत है, पर्वत चोटी है, नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट रेंज है, हाईएस्ट रेंज, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची रेंज, क्या पीक कह सकते हैं आप, पीक कह सकते हैं, रेंज क्या, रेंज नहीं चोटी है ये, हाईएस्ट पीक है, पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। अगला है कस्कड रेंज, कस्कड। अब देखिए पहले हम बॉर्डर थोड़ा बना देते हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये अलास्का हो गया, ये 49 डिग्री चैनल हो गया, ये कैलिफोर्निया हो गया, ये मैक्सिको हो गया, काम हमारा चल जाएगा। अब जो कस्कड है, कस्कड के बारे में बात करते हैं। कस्कड पर्वत श्रेणी जो है ये है कस्कड, कस्कड नंबर 3, कस्कड, कस्कड श्रेणी, पर्वत श्रेणियां हैं सब। कस्कड श्रेणी की अगर हम बात करें तो ये जो है यूएसए में है, यूएसए में है कस्कड। और यूएसए की कस्कड में सबसे, मतलब कस्कड जो पूरी तरीके से यूएसए में है, ऐसे समझ लीजिए यूएसए में है। और यहीं पर यूएसए की सबसे ऊंची एक चोटी जिसका नाम है माउंट विटने, माउंट विटने, माउंट को हम लोग एमटी से लिखेंगे, माउंट विटने, विटने, विटने पर्वत, माउंट विटने या विटने पर्वत, ऐसे लिखेंगे माउंट विटने, माउंट विटने, विटने पर्वत। अगला है रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं। तो रॉकी बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। नंबर 4 रॉकी, प्रमुख पर्वत श्रेणी है रॉकी। और रॉकी का विस्तार यहीं से हमने बताया था, यहीं से होता है, और ये अलास्का, कनाडा, यूएसए होते हुए मैक्सिको तक विस्तारित है। ये देखिए ये मैक्सिको तक इसका विस्तार है। कहां से? अलास्का से लेकर मैक्सिको तक हमने लिखवाया है, अलास्का में है ये ब्रुक्स श्रेणी, और रॉकी का विस्तार यहीं से हो रहा है, यही वाला है। ठीक है, कलर से देखिएगा, कलर जो यहां लिखा है वही का कलर यह बनाया है। तो ये रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत बहुत फेमस है यहाँ पे, बहुत बड़ा रॉकी पर्वत है। और इसी के पश्चिमी हिस्से में, वेस्टर्न साइड में, ये कस्कड रेंज है, कस्कड श्रेणी है। ठीक है, कस्कड श्रेणी। तो ये देखिए बहुत सारी श्रेणियां हैं, और ये जो रॉकी है, रॉकी पूरे उत्तरी अमेरिका में देखिए फैला हुआ है, उत्तरी अमेरिका में पश्चिम की ओर है, ध्यान रखना पश्चिम की ओर है। और ये अलास्का से लेकर मैक्सिको तक इसका विस्तार होता है, जो कि बहुत ज्यादा विस्तार हो गया। अलास्का से लेकर मैक्सिको तक इसका विस्तार है। और अगर हम आगे बात करें
तो इसी में कुछ और भी पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे इसी कलर से नहीं करेंगे, कुछ और कलर चेंज करते हैं। हाँ, जैसे जैसे अगली पर्वत श्रेणी जो है वो सियरा नेवेदा है। सियरा नेवेदा, सियरा नेवेदा, सियरा नेवेदा। और यहां पर कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे एक पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है व्हाइट माउंटेन। व्हाइट माउंटेन को हम एमटी से लिखेंगे, व्हाइट माउंटेन है। व्हाइट माउंटेन के ऊपर ग्रीन माउंटेन। सबसे पहले व्हाइट, तो व्हाइट के नीचे की अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको ऊपर बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर बना लेते हैं हम, यहां पर बना देते हैं थोड़ा सा और ऊपर, क्योंकि हमको नीचे लिखने पड़ेंगे। ग्रीन है और एप्लेशियन है तो नीचे लिखना पड़ेगा। तो ये व्हाइट है, व्हाइट माउंटेन। और इस व्हाइट माउंटेन के नीचे एक पर्वत है जिसका नाम है ग्रीन माउंटेन। ग्रीन माउंटेन, तो ग्रीन वाला दूसरे कलर से बना लेते हैं। ये वाला है एक पर्वत श्रेणी, इसका नाम है ग्रीन, ग्रीन माउंटेन। और इस ग्रीन माउंटेन के भी नीचे एक तीसरा है जिसका नाम है एप्लेशियन पर्वत। एप्लेशियन माउंटेन, एप्लेशियन माउंटेन, एप्लेशियन पर्वत। दोस्तों ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला यहां पे गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर, यही है यूकाटन चैनल। यूकाटन चैनल, इसका नाम है यूकाटन चैनल, बहुत इंपॉर्टेंट है यूकाटन चैनल। यूकाटन चैनल के ऊपर यानी नॉर्थ अमेरिका में सबसे ऊपर लॉरेंशिया, लॉरेंशियन हाईलैंड है। हाईलैंड वो होते हैं जो ऊपर उठ जाते हैं भूमि, यानी उच्च भूमि कह सकते हैं हम। तो यहां पर एक एरिया है लॉरेंशियन हाईलैंड, और ये है लॉरेंशिया की खाड़ी, जानते हैं आप, लॉरेंशियन हाईलैंड। और ये हडसन की खाड़ी है पड़ोस में, ऊपर क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है। यहां पर आगे हम बात करें तो यहां पर सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल है, इस वाले पार्ट में बना देते हैं हम अलग से, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये वाला हिस्सा, इसके पश्चिम में ये वाला जो हिस्सा है, इसी को हम बोलते हैं सियरा मेडर ऑक्सीडेंटल। मेडर या माद्रे, माद्रे भी बोलते हैं। सेरा माद्रे, माद्रे कहिए या मेडर कहिए, ऑक्सीडेंटल है ये, और उधर वाला ओरिएंटल। दूसरा कलर ले लेते हैं, इधर वाला, यहां पर एक माउंटेन रेंज है, इसको बोलते हैं सेरा माद्रे ओरिएंटल। ये ऑक्सीडेंटल है, उधर ओरिएंटल है। तो देखा दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज थे जो आपने पढ़ लिए, यानी ये वाला जो हमारा इधर का सेगमेंट था वो हम लोगों ने लगभग लगभग कंप्लीट कर लिया है। तो ये सेगमेंट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसमें हमने आपको बताया कि जो पर्वत श्रेणियां हैं, उन पर्वत श्रेणियों में हमने आपको रॉकी के बारे में बताया, ये वाला, ये वाला पार्ट रॉकी, रॉकी का विस्तार, इसको इसको लिख देते हैं, इसका विस्तार, इसका विस्तार अलास्का से
इसका विस्तार अलास्का से मैक्सिको तक फैला है, मैक्सिको तक है, अलास्का से मैक्सिको तक है। और रॉकी पर्वत के बारे में थोड़ा और बात करें तो यह पर्वत एक मुर्दार पर्वत है, मुर्दार पर्वत। मुर्दार पर्वत को हम लोग फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत भी कहते हैं, वलित पर्वत या फोल्ड। फोल्ड माउंटेन है, एक वलित पर्वत है। तो हमने इस पूरे प्रकरण में यानी पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में हमने पढ़ा, पहले पढ़ा हम लोगों ने सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ा, यानी उसके देशों के बारे में पढ़ा। फिर हमने झीलों के बारे में पढ़ लिया, और झीलों में ऐसी कौन सी झीलें हैं जो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे हैं, उनके बारे में हमने सब में पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा कि कनाडा की कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं जहां से आती हैं। एक चीज और समझ लीजिए कि एक 100 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 100 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और ये है हम 100 डिग्री लॉन्गिट्यूड बना रहे हैं, 100 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, वेस्ट लॉन्गिट्यूड 100 डिग्री। पश्चिमी देशांतर रेखा जो है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को लगभग 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करती है। तो एक चीज और ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए, फैक्ट है, ये ज्यादातर बहुत ज्यादा दिमाग में जल्दी नहीं आता है। जैसे 66.5 डिग्री वाला है, ग्रेट बियर से निकल जाता है, ग्रेट बियर लेक कनाडा में है, तो ऐसे ही वो भी आर्कटिक वृत्त वाला भी हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। तो ये भूलना नहीं है, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान हमें रखना है, ठीक है। तो ये ध्यान ऐसे तो नहीं आएगा, ऐसे तो ध्यान नहीं आता है, तो इसमें हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमको ध्यान देने की जरूरत है, ताकि अगर हम ध्यान दे लें तो यहां पर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब हम लोग बात करेंगे इसके अगले कॉन्टिनेंट की, जिसका नाम है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे, तो जैसे हमने आपको बताया था कि जितने भी देश होते हैं पहले उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसी में हम अगली स्लाइड ले लेते हैं और हम हेडिंग डाल देते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका का मतलब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, तो हम लोग बना लेते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। पहले देखिए, जैसे हमने यहां पर बनाया था नॉर्थ अमेरिका, इसी से कनेक्टेड है, इसे थोड़ा सा बता रहे हैं। इसी से कनेक्टेड यहां पर है, ये है साउथ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। साउथ अमेरिका कनेक्टेड है नॉर्थ अमेरिका से, और यहीं पर एक कनेक्टिंग बॉडी है, कनेक्टिंग बॉडी ये वाला, यहां पर एक नहर बनाई गई है, कैनाल बनाई गई है, जिसका नाम है पनामा, पनामा कैनाल।
पनामा नहर है, और पनामा नहर यहाँ पर पनामा सिटी के ऊपर, यानी पनामा जो हमने आपको बताया था, यहाँ पर 7 छोटे छोटे देश हैं जिनमें बेलिज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा है। और यहाँ पर है पनामा सिटी लास्ट में, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से कनेक्ट करती है, यानी कनेक्टिंग बॉडी है। तो यहीं पर हमने पनामा में ही एक कट मारा और एक नहर बना दिया जिसको हम बोलते हैं पनामा कैनाल। और पनामा कैनाल इधर की वाटर बॉडी यानी अटलांटिक ओशन, और इधर की वाटर बॉडी यानी पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट कर देती, यानी दोनों महासागरों को जोड़ने का काम किसका है? पनामा नहर का है। तो ये पनामा नहर ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बनाएंगे साउथ अमेरिका। तो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। साउथ अमेरिका थोड़ा सा कम अच्छा बना। ये हमारा साउथ अमेरिका हो गया। और साउथ अमेरिका में अब हम बनाते हैं बॉर्डर। यहां पर एक देश है, पतला पतला है, मिर्ची जैसा है, और मिर्ची को दोस्तों इंग्लिश में हम कहते हैं चिली, चिली कहते हैं। तो ये वाला जो कंट्री है इसका नाम है चिली, इसका नाम चिली है, ये चिली देश है। और चिली के पड़ोस में यहां पर इस देश का नाम है पेरू, इसका नाम पेरू है। यहीं से एल नीनो शुरू होती है, पेरू के किनारे से, याद रखना। और यहीं पर एक कोल्ड वाटर करंट है जिसका नाम पेरू की जलधारा है, और पेरू की जलधारा का एक दूसरा और नाम है हम्बोल्ट की जलधारा। तो थोड़ा सा याद रखेंगे, ये वही वाला पेरू है। यहां पर एक और देश है, इसका नाम है इक्वेडोर, इक्वेडोर। यहीं पर है कोलंबिया, कोलंबिया। ये है वेनेजुएला, वेनेजुएला। वेनेजुएला के पास में यहां पर इस जगह पर ये एक देश है, इस देश का नाम है गुयाना, इसका नाम गुयाना। अरे हिंदी में लिखना, लिख रहे थे सब ये भी, चलो कोई बात नहीं, गुयाना, गुयाना। गुयाना के पड़ोस में सूरीनाम, गुयाना के पड़ोस में सूरीनाम। सूरीनाम के पड़ोस में, सूरीनाम के पड़ोस में यहां पर है फ्रेंच गुयाना, इस जगह पर ये है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना। और फ्रेंच गुयाना के, अब इधर आ जाए थोड़ा, तो यहां पर एक और देश पड़ता है, इस देश का नाम है बोलीविया, बोलीविया। बोलीविया। यहां पर दो देश हैं, ऐसे एक बॉर्डर बनता है, एक ये है और एक ये है, और एक ये है और एक ये है। इसको हम कहते हैं ब्राजील, ब्राजील। ये वाला जो है, इस देश को हम कहते हैं उरुग्वे, उरुग्वे। ये वाला जो है, इसको यहां लिख देते हैं, इसका नाम है पराग्वे।
पराग्वे, ये है इसका नाम अर्जेंटीना। तो दोस्तों साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अगर हम टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज की बात करें तो कुल 13 देश पड़ते हैं इसमें। तो नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग, नंबरिंग कर लेते हैं दूसरे कलर से। देखिए यहां से चलते हैं। चिली 1 नंबर, पेरू 2 नंबर, इक्वेडोर 3 नंबर, कोलंबिया 4 नंबर, वेनेजुएला 5 नंबर, गुयाना 6 नंबर, सूरीनाम 7 नंबर, फ्रेंच गुयाना 8 नंबर, बोलिविया 9 नंबर, ब्राजील 10 नंबर, उरुग्वे 11 नंबर, पराग्वे 12 नंबर और अर्जेंटीना 13 नंबर। ये दो हमने यहां नहीं लिखे, दो के उनके सामने नाम के सामने लिख दिया हमने। तो यही कुल 13 ऐसे देश हैं जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पार्ट्स यानी इनके हिस्सा है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कुल 13 देश आते हैं और इन्हीं 13 देशों के बारे में हमें पढ़ना है। 13 देशों के बारे में पढ़ना, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत फेमस चीज है। यहां पर एक चीज और बहुत फेमस है, अगर हम बात करें जैसे हर एक का एक दक्षिणी बिंदु होता है, सदर्न पॉइंट होता है। जैसे भारत का दक्षिणी बिंदु है और भारत के दक्षिणी बिंदु को हम लोग केप कमोरिन या कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। ऐसे ही अगर हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के दक्षिणी बिंदु की बात करें, यहां पर अगर हम इसके दक्षिणी बिंदु की बात करें तो यहां पर इसका दक्षिणी बिंदु है, ये इसका सदर्न पॉइंट है। सदर्न का मतलब दक्षिणी, बिंदु मतलब पॉइंट, यानी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक दक्षिणी बिंदु होगा। जैसे अफ्रीका का एक सदर्न पॉइंट होगा, ठीक है, दक्षिणी बिंदु होगा। ऐसे इंडिया का एक दक्षिणी बिंदु होगा, यानी इसको हम बोलते हैं सदर्न टिप। तो ये इसकी एक सदर्न टिप है और इसकी जो सदर्न टिप है उसका नाम है केप हॉर्न। तो याद रखिएगा, ये इस पॉइंट का नाम है केप हॉर्न। केप हॉर्न जो है ये सदर्न टिप है किसकी, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, यानी सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, क्योंकि साउथ अमेरिका हम पढ़ रहे हैं, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सदर्न टिप का नाम है केप हॉर्न। याद रखिएगा, केप हॉर्न बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। साउथ अमेरिका में अब हम थोड़ा और आगे बात करते हैं, ठीक है। केप हॉर्न हो गई, और जैसे केप हॉर्न इसकी साउथ, चलो आगे भी बता देते हैं, केप हॉर्न इसकी सदर्न टिप का नाम है। ऐसे ही अगली स्लाइड में हम बात कर लेते हैं, ऐसे ही ये अफ्रीका है, अफ्रीका। देखिए दोनों मैप में अंतर है, अफ्रीका का अलग बनता है, साउथ अमेरिका का अलग बनता है। और यहां पर है मेडागास्कर। देख लीजिए, आप मैप देख लीजिए, इसमें देखिए कैसा बनाया हमने, ये वाला कैसा बना है, इसमें ये वाला पार्ट देखिएगा, यहां पर हमने ऐसा बनाया है, और अफ्रीका में हमने ऊपर को निकाला। इसी को हम बोलते हैं, अफ्रीका महाद्वीप पढ़ाएंगे तो हम बोलेंगे, इसको बोलते हैं अफ्रीका का सींग, हॉर्न ऑफ द अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ द अफ्रीका के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो एक तो ये अफ्रीका हो गया, और यहीं पर हम साउथ अमेरिका भी बना ही लेते हैं। ये साउथ अमेरिका है। तो साउथ अमेरिका की सदर्न टिप, अफ्रीका की सदर्न टिप, और हमारा प्यारा भारत। एक इसकी सदर्न टिप, तीनों की सदर्न टिप, इसकी सदर्न टिप,
इसकी सदर्न टिप और इंडिया की सदर्न टिप। तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। केप हॉर्न है ये, केप हॉर्न। केप हॉर्न है। ऐसे ही अगर हम अफ्रीका की सदर्न टिप की बात करें, अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु की बात करें, तो इसको बोलते हैं हम लोग केप ऑफ गुड होप। देखिए थोड़ा सा अंतर है, केप सब में लगा है, केप का मतलब दक्षिणी बिंदु से है, केप हॉर्न यानी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सदर्न टिप, दक्षिणी सदर्न टिप का मतलब दक्षिणी बिंदु हमने बताया था अभी। और केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप अफ्रीका का सदर्न टिप है। ठीक है, केप ऑफ गुड होप दैट मीन्स सदर्न टिप ऑफ द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इसी को हम लोग अफ्रीका का दक्षिणी बिंदु कह सकते हैं। इसी को हम लोग उत्तमाशा अंतरीप भी कह सकते हैं, उत्तमाशा अंतरीप, उत्तमाशा अंतरीप, या इसी का एक और नाम है तूफानी अंतरीप, तूफानी अंतरीप। और दोस्तों इस बिंदु की खोज एक नाविक ने की थी, बार्थोलोमो डियाज, जानते हैं आप लोग। तो ये तूफानी अंतरीप या उत्तमाशा अंतरीप कहते हैं इसको, इंग्लिश में इसी को हम केप ऑफ गुड होप कहते हैं। तो जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसके सदर्न टिप का नाम केप हॉर्न है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सदर्न टिप का नाम केप ऑफ गुड होप है। अब हम बात करते हैं भारत की। ये हमारा इंडिया है, इंडिया में भी हमने पेनिनसुला इंडिया बनाया है, प्रायद्वीपीय भारत बनाया है। भारत में सदर्न टिप जो है ये तमिलनाडु में है। तो ये कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है। तो बना लेते हैं थोड़ा। ये हमारा केरल है और ये तमिलनाडु है। तो ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु में है। और इस सदर्न टिप का जो नाम है वो है केप कमोरिन। इसी केप कमोरिन को हिंदी में कन्याकुमारी कहते हैं, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी जो है वो तमिलनाडु में है। केप कमोरिन, कन्याकुमारी, केप हॉर्न, केप ऑफ गुड होप और केप कमोरिन, याद रखिएगा तीनों नाम। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में है, यही हमारे भारत की जो मेन लैंड है उसका दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि ये सब बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग ध्यान नहीं देते और भूल जाते हैं, और यहां पर सवाल फंस जाता है। ठीक है, जब भारत के बारे में आएंगे तो हम पूरी बात करेंगे कन्याकुमारी की और इंदिरा पॉइंट की, सबके बारे में बात करेंगे, और इंदिरा कॉल की, सब बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो दक्षिणी बिंदु हो गए, नीचे के जो प्रमुख हैं इनके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। तो यहां पर कुछ खास चीजें, जैसे बोलीविया जो है, इस बोलीविया की कैपिटल की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल का नाम है लापाज। इसकी जो राजधानी है उसका नाम है लापाज। और ये विश्व की, ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची कैपिटल है। इस बोलीविया की कैपिटल की बात करें तो इसकी जो राजधानी है, इसकी जो कैपिटल है, इसका नाम है लापाज। लापाज क्या है? कैपिटल है। और ये जो लापाज कैपिटल है ये विश्व की सबसे सबसे ऊंची राजधानी है। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है, सबसे हाईएस्ट कैपिटल है, सबसे ऊंचे पर बसी है।
पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो इसमें कुल हमने बताया 13 देश हैं, लेकिन 2 इसमें ऐसे देश हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। लैंड लॉक्ड का मतलब होता है ऐसे देश जो लैंड से लॉक हो। लैंड लॉक्ड का मतलब यही होता है जो लैंड से लॉक्ड हो, ठीक है। और लैंड लॉक्ड हमने जैसे जैसे हमने भारत के बारे में, जैसे इसमें देख लो, आप ध्यान से देख लो, इसमें 2 ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड हैं और बाकी के सारे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं वाटर बॉडी से कनेक्टेड। वाटर बॉडी से कनेक्टेड का मतलब समुद्र के किनारे स्थित है। देखो ये चिली देखो समुद्र के किनारे है, इसको हम लैंडलॉक्ड नहीं कहेंगे। ये पेरू देखो, इक्वेडोर देखो सेम वैसे ही है। कोलंबिया देख लो, वेनेजुएला देख लो, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, उरुग्वे भी देख लो, अर्जेंटीना भी देख लो। तो ये सारे के सारे लैंडलॉक्ड नहीं है, ये सब लैंड के किनारे हैं, यानी ऐसी जगह पर है जहां पर वाटर बॉडी कनेक्ट हो रही है, यानी समुद्र मिल रहा है। तो यहां पर 2 ऐसे देश हैं, 2 ऐसे देश हैं जो समुद्र के किनारे पर नहीं है, यानी पानी से कहीं भी उनका कनेक्शन नहीं है। और 2 देशों में उन्हीं को हम कह सकते हैं लैंड लॉक्ड, यानी चारों तरफ जमीन हो, यानी लैंड से पूरी तरीके से लॉक्ड हो, यानी हम कहेंगे लैंड लॉक्ड। तो 13 में से 2 देश ऐसे हैं, यानी 11 देश तो पानी से कनेक्टेड हैं, लेकिन 2 ऐसे हैं जो लैंड से लॉक्ड हैं, यानी लैंड लॉक्ड, ठीक है। तो उन 2 में क्या है, उन 2 में जो है यहां पर याद रखिएगा, एक तो आपका ये पराग्वे, ये लैंडलॉक्ड है, और दूसरा बोलीविया लैंडलॉक्ड है। यानी बोलीविया और पराग्वे की अगर हम बात करें तो ये दोनों लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, और बाकी जितने भी हैं वो कहीं भी लैंड से लॉक्ड नहीं है, एक साइड में वाटर बॉडी से जरूर कनेक्टेड। यानी लैंड लॉक्ड का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र, ऐसा भूखंड जिसके चारों तरफ जमीन हो, पानी कहीं कनेक्ट ना करता हो, तो वही हम कहेंगे ये लैंड लॉक्ड है, लैंड से लॉक है, लैंड लॉक्ड कंट्री, ठीक है। भूमि स्थल आबद्ध कह सकते हैं या भूमि आबद्ध कह सकते हैं। स्थल माने जमीन, आबद्ध माने घिरा हुआ, यानी जमीन से घिरा हुआ, ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ। जैसे हमने देखा कि जो तमिलनाडु है, यहां पे देख लीजिए, ये जो तमिलनाडु है हमारा, तमिलनाडु के साइड में यहां पर पानी है बंगाल की खाड़ी वाला, तो हम इसको लैंड लॉक्ड नहीं कहेंगे। यहां पर जैसे यहां पर पड़ता है तेलंगाना, तो तेलंगाना जो है वो हम लैंड लॉक्ड कह सकते हैं। यहां पर ऊपर है एमपी, तो एमपी को हम कह सकते हैं एमपी, और ये तेलंगाना, तो तेलंगाना को हम लैंड लॉक कह सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ को भी कह सकते हैं ऐसे, यानी ऐसा क्षेत्र, ऐसा जमीन का हिस्सा जिसके चारों तरफ जमीन हो, मतलब जमीन से घिरा हुआ हो, तो वो लैंड लॉक्ड कहलाता है। तो यहां पर ये तमिलनाडु हमारा लैंड लॉक्ड नहीं है। जितने भी किनारे किनारे वाले, यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर भी समुद्र होगा वो लैंड लॉक्ड कतई नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो लैंड लॉक्ड का मतलब चारों तरफ जमीन हो चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। इसलिए नहीं भूलिएगा क्योंकि अगर भूलेंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ठीक है। और अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमसे गलतियां हो जाएंगी, और अगर हमसे गलतियां हो जाएंगी तो फिर सवाल हम कैसे सही करेंगे बताइए, है ना। तो यहां पर हमको बहुत सारा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो 13 देश हैं, ये पहली बात तो याद रखना है। दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है ये हमको याद रखना है, ठीक है। ये सब याद रखने वाली चीजें हैं। और क्या याद रखना है, और हमको ये याद रखना है कि ऐसे कौन से देश हैं जो लैंड लॉक्ड, ठीक है। तो लैंड लॉक्ड हमको याद हो गया, हमको कुल देशों के नंबर्स क्या, उनके नाम याद हो गए। नाम याद करिए, नंबर से क्या होता है, तो नाम याद हो जाएंगे तो नंबर भी अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ब्राजील है, इसी ब्राजील में अमेज़न के जंगल पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ब्राजील देश के अंदर अमेज़न एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। और ऐसे वन सदाबहार क्यों होते हैं, क्योंकि ये देखिए इक्वेडोर है, यहीं से इक्वेटर लाइन गुजरती है, और इक्वेटर लाइन यानी इक्वेटोरियल जोन में, यानी भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहां पर डेली रेनफॉल होती है, डेली बरसात होती है, इसीलिए वहां पर हरियाली ज्यादा रहती है, हरियाली बहुत हरी भरी रहती है।
तो अभी के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, इसके आगे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं, थैंक यू।